आज हम एक्सरसाइज 9.4 देखेंगे क्योंकि जो 9.3 है ना वो डिलीटेड है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो सबसे पहले देखो, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, दो चीज आपसे पूछा जाएगा। जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसे आपको y और x की टर्म में बनाना है, वहां पे आपका dy और dx नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, और जनरल जनरल टर्म जो रहेगी, जनरल सॉल्यूशन जो रहेगा आपका, उसमें c ऐड होगा। ठीक है, आपको पता है dy कब हटेगा, सबसे पहले मुझे बताओ dy कब हटेगा, जब तक हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y हो जाता है। ठीक है, वैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x हो जाता है। तो ये x y में आपको पता चल गया कैसे करना है, इंटीग्रेशन लगा के। तो जब इंटीग्रेशन लगाते हो आप तो क्या ऐड होता है मुझे बताओ, कांस्टेंट ऐड होता है। तो जब कांस्टेंट ऐड करोगे तो जनरल सॉल्यूशन होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आपको पॉइंट दिए होंगे कि एक्स वाई के ये पॉइंट दिए हैं, एक्स वाई की वैल्यू रखो और सी की वैल्यू वहां से निकाल लो। तो कैसे करेंगे, अभी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं हम कैसे करना है। इनको हमें सेपरेट करना है, मतलब वाई वाई वाली टर्म को एक तरफ कर लो, एक्स एक्स वाली टर्म को एक तरफ कर लो। क्यों, क्योंकि आपको भी पता होगा इंटीग्रेशन जब होता है तो यहाँ पे x की टर्म में वैल्यू होनी चाहिए। यदि dx x के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो वही करना है हमें। मतलब x वाले को dx के साथ कर दो, y वाले को dy के साथ कर दो। और एक और बात आपको याद होनी चाहिए कि जो dx और dy होते हैं वो हमारे न्यूमरेटर में ही होते हैं, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होते। तो इनको न्यूमरेटर में ही रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं। देखो यहाँ पे मुझे बताओ, क्या कोई भी टर्म हमें y की टर्म में दिख रही है, यहाँ पे x की टर्म में दिख रही है, y की टर्म दिख नहीं रही है। तो हम क्या काम करें, यहाँ पे इनको सेपरेट कर सकते हैं या फिर पहले सॉल्व कर लो फिर सेपरेट कर लो, जैसे करना चाहो कर सकते हो। तो हम सेपरेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे dy लिखा और dx को हमें पता है ये जो है ये टर्म पूरी ही x के टर्म में दी है, तो हम इसे x के टर्म में कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स कर लिया। अब क्या करें, ये dx को इस तरफ पहुंचा दिया। तो देखो अब क्या करो, बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर दो। तो y इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां भी इंटीग्रेशन लग गया, यहां भी इंटीग्रेशन लग गया। तो dy 1 का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आ जाता है y। ठीक है, और यहाँ पे अब एक एक यहाँ भी c लगाना है, यहाँ भी c, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ एक जगह c लगाना है, इंटीग्रेशन हटा के और c लगा दो। ठीक है, तो आपको पता होगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। क्या सबसे पहले आपको क्या सोचना है, क्या किसी को टी मान के इससे सॉल्व किया जा सकता है। तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानते तो ऊपर साइन एक्स अकेला आ रहा होगा। ठीक है, माइनस साइन एक्स, तो वो तो बन नहीं रहा है। क्या हम इनको सेपरेट करके करें 1/1 प्लस कॉस एक्स, तो भी कुछ बनेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, मतलब कोई कंडीशन रह नहीं गई टी मानने की, तो अब हमें इसे ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, क्या हम साइन और कॉस की टर्म में ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। आपको पता होगा cos 2x के फॉर्मूले से ये आता है क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 1, और एक और वैल्यू क्या होती है इसकी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, यही होती है। तो अब देखो cos x 1 माइनस cos x को क्या लिखोगे, मतलब cos x में आपने यदि 1 को जोड़ दिया, यदि cos x में 1 को जोड़ दिया, 1 इस तरफ आएगा तो cos x प्लस 1 हो जाएगा। तो आप अपॉन में क्या लिख सकते हो, देखो आप अपॉन में लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स वाई टू। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हो, न्यूमरेटर में आप यहां से माइनस आएगा तो एक काम करो, cos x को इस तरफ ले जा लो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x, और 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू इस तरफ ले जा लो, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ, ये लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और जो dx था उससे dx ही लिख दिया हमने। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और y इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर एक्स वाई टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स वाई टू dx, बाजू में लिखना भी है, क्यों किया हमने ऐसा। अब क्या आपको पता है डायरेक्ट टेन स्क्वायर एक्स वाई टू का कोई इंटीग्रेशन की वैल्यू पता है, कोई फॉर्मूला होता है, तो नहीं पता हमें। तो क्या करेंगे हम, इसकी कोई वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो क्या और कुछ इसे हम किसी इक्वेशन से, किसी फॉर्मूले से और किसी में बदल सकते हैं जिसका पता हो हमें। तो बिल्कुल हमें पता है कि इसे हम लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर, हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, सेक स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 1। ठीक है, dx अब हमें दोनों दोनों को पता है, तो अब हम सेपरेट कर लेते हैं सबको। सेपरेट करोगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, फिर माइनस 1 dx, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो तो y इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू क्या होता है, इंटीग्रेशन टेन एक्स वाई टू होगा।
ठीक है, 10x/2, और जो 1/2 था उसे क्या करोगे, इसके अपॉन में 2 आएगा, वो तो अपॉन में 2 आएगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 dx का क्या होगा, देखो जब भी कंफ्यूज होते हैं ना, अब आपको ऐसे नहीं लिखना कि टी मान रहे हो फिर सॉल्व कर रहे हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखना है आपको बिल्कुल। आप बाजू में नहीं भी बताओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बता दो, नंबर कटने का कोई भी चांस मत दो वहां पे, ठीक है। तो आपको बाजू में बता देना कि कैसे लाए, हम बताएंगे कि sec स्क्वायर x होता है dx के साथ, जब इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट पे तो 10x आता है, ठीक है। तो ये बता दिया आपने। अब x/2 है तो 2 यहाँ पे आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 dx के रिस्पेक्ट में कर रहे तो x आ जाएगा और प्लस c लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये हमारी जनरल टर्म आ गई, यही हमारा आंसर होगा, ओके। तो ऐसे करना है, इजी है बहुत। तो हम कह सकते हैं कि यदि आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आ रहा है, और आप ऐसा भी समझो कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में ना प्रॉफिट ही हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपके इंटीग्रेशन का रिवीजन हो रहा है बिना इंटीग्रेशन पढ़े, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे करोगे। अब ये y की टर्म में दिख रहा है, y की टर्म में दिख रहा है, इसका मतलब y तरफ ले जाओगे इसे, तो कैसे लिख सकते हो, देखो यहां पे आप लिख सकते हो dy, ठीक है, और इसके अपॉन में क्या लिख दोगे 4 - y², क्योंकि इसे dy की तरफ सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये y की टर्म है, और dx को यहां लिख दो, अलग कर दिया, और ये इंटीग्रेशन लगा दो। अब 1/a² - x² वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, c की टर्म में ले आना, ठीक है। तो ऐसे करना है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। देखो यहां भी सेम कंडीशन है, देखो इसे कैसे करोगे, इसे आपको करना है y y वाली टर्म को एक तरफ कर लो, x x वाली टर्म को एक तरफ कर लो, पर आपके माइंड में आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो इसे सॉल्व करते हैं हम तो क्या होगा, ये आएगा dy प्लस y dx अपॉन dx हो जाएगा, dx को यदि आप क्या लेते हो, एलसीएम लेते हो, और ये 1 आ गया। अब फिर सॉल्व करो इसे, फिर सॉल्व करो तो क्या होगा, देखो ये जो एरो का साइन है वो हर जगह नहीं लगता है, जब मैं आपको बताऊंगा लिखना कैसे, ये आपको या तो लगाओ मत, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चल रहे होते हैं तब हम ये साइन लगा सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू और इम्प्लाइज दैट दोनों बराबर नहीं है, यदि कहीं भी लगा देते हो अननेसेसरी तो आपके नंबर कटेंगे। अब देखो dy है, अब हम क्या काम करें, dx वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो y dx इक्वल टू dx। अब आप कहोगे ये तो y dx के साथ, इससे तो y के साथ होना चाहिए, तो हम क्या करें, तो इसको सेपरेट करते हैं ना, पहले dx को एक तरफ कर लेते, तो dx माइनस y dx। अब एक काम करो, dx को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, 1 - y बचेगा। अब 1 - y को df की तरफ ले जा लो, dy की तरफ ले जा लो, तो क्या होगा 1/1 - y, ऊपर क्या है dy है, इक्वल टू dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो ऐसे करना है, ये log 1 - y हो जाएगा, तो और फिर c लगा देना इंटीग्रेशन में, बस ऐसे करना है। अब एक हमारी टर्म जो है log में आ गई तो log c भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन करने हैं, आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आ रहा है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, y वाली टर्म को एक तरफ कर लेना, x वाली टर्म को एक तरफ कर लेना, कैसे, ये sec स्क्वायर x tan y dx है, एक काम करो इसको, ये वाली टर्म पूरी उस तरफ पहुंचा दो माइनस में, तो क्या होगा sec स्क्वायर y tan x dy बन गया ये। अब क्या काम करो, अब x वाले टर्म एक तरफ कर लो, y वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो sec स्क्वायर x अपॉन में ये tan x यहाँ आ जाएगा, देखो tan x आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या था, dx था, अब tan y को उस तरफ पहुंचा दो, तो माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y। बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। अब ये किससे टी मानोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अब आपको पता होगा, ठीक है। और फिर सी लगा देना, जनरल टर्म में हमेशा याद रखना सी को लिखना ही है, एक तरफ ही लगाओगे, दोनों तरफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये फॉर ईच ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। और आपको दिया भी है y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, जब भी ये वैल्यू दी है मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे इसी क्वेश्चन में समझो, ठीक है, ये वैल्यू है। अब मैंने बोल दिया कि y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के बताओ। तो ये वैल्यू हम कहां रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो रख दो, y जहां दिख रहा है वहां पे 0 रख दो, जहां x दिख रहा है वहां पे 1 रख देते हैं, तो 2 ये tan 1 हो गया, 1/2 हो जाएगा, माइनस ये 1 हो गया, और प्लस c है, तो c की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। क्या ये और सॉल्व हो सकता है, 1/2 किसी की वैल्यू होती है, तो 1/2 तो किसी की वैल्यू होती नहीं है,
√3 होती है 10 की वैल्यू, या फिर 1 होती है, या फिर 1/√3 होती है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको सेम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है चेंज करने की। इसे क्या काम करो, इसे आप इस तरीके से लिख लो, सी की वैल्यू निकाल लो। सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा बताओ। सी की वैल्यू 1 को इस तरफ ले जा लो तो 1 आएगा प्लस का, और इसको -2 10 1/2 कर दो इक्वल टू सी कर दो। सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो y इक्वल टू 2 10x/2 था माइनस x, और सी की वैल्यू रख देते हैं। तो सी की वैल्यू +1 -2 10 1/2, ये आंसर आ गया y की टर्म में। तो कुछ आगे किया क्या, हमने नहीं किया, बस सीधे सीधे हमें सी की वैल्यू निकालनी, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कैसे करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, dx को और dy को सेपरेट कर लेना है। अब देखो क्या y की टर्म में कुछ दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, तो y को तो एक तरफ कर लेते हैं, y यहीं रहेगा, और x वाली टर्म सारी उस तरफ कर दो। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 2x² + x है, देखो है ना। इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा x³ + x² + x + 1, और ये बन गया हमारा dx। ठीक है, अब ये वाली टर्म हमने पहले भी सॉल्व किया, कैसे, ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा करना पड़ेगा, मतलब इनके पार्ट बनाने पड़ेंगे, हमें पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये जो फ्रैक्शन है वो ठीक है या नहीं है, मैंने बताया था यदि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होना चाहिए चल जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे परफेक्ट फ्रैक्शन में बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन इसको बनाने के लिए क्या करते थे, डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम पार्ट में डिवाइड कर लें। x³ को कैसे करना है मैंने बताया था, जब भी आपको कैसे इक्वेशन मिल जाए क्यूब वाली, तो क्या करते हैं हम, इसमें हम वैल्यू रख रख के देखते हैं, क्या ये किसी पे 0 दे रहा है तो 1 रखो, 1 पे तो 0 आएगा नहीं, -1 रखते हैं तो ये -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1 और ये +1, देखो ये 0 हो गया, 0 हो गया, मतलब इसका एक जो रूट है आप बोल सकते हो वो कितना आ गया, -1। तो x इक्वल टू -1 रखने पे ये 0 हो रहा था, तो x - 1 इक्वल टू 0, ये एक होगा इसका। ठीक है, एक रूट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो ये एक फैक्टर हो गया इसका। ठीक है, x - 1 जो है इसका फैक्टर हो गया, तो एक फैक्टर आ गया है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कि x - 1 से इसे डिवाइड कर दो, फिर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उससे भी सॉल्व कर लो, या फिर आप ऐसे करो x - 1 x - 1 x - 1, इसके 3 होंगे तो x - 1 कॉमन निकलेगा। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते क्यूब में, जब स्क्वायर होता था तो 2 में डिवाइड करते। अब देखो x³ बनाना है तो x² से मल्टीप्लाई करोगे, x³ बन जाएगा। अब -x² भी आ गया, हमें तो +x² चाहिए, तो 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x² से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2x² + x² x² बन गया। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x आ जाएगा, देखो -2x आ गया, पर हमें क्या चाहिए प्लस का x, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो +3, 1 सेकंड कहीं गलती तो नहीं की है, x³ आ गया -x² आ गया, हमें क्या चाहिए, प्लस में x² चाहिए। 1 सेकंड, हमने क्या माना था, x इक्वल टू -1 माना था ना, तो x + 1 इक्वल टू 0 होगा ना, तो x + 1 मानना पड़ेगा यहाँ पे x + 1 होगा। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको कि एक रूट x इक्वल टू -1 रखने पे ये 0 आ रहा है, तो x को इस तरफ ले आओ तो x + 1 इक्वल टू 0 इसका एक रूट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक रूट हो गया, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे x² रखोगे तो x³ आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब ये वाली टर्म गलत है, ठीक है, x³ आ गया, अब फिर +x² आ गया, तो हमें देखो +x² ही चाहिए था, आ गया है। अब हमें +x + 1 चाहिए, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो, x + 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि टर्म हमारी एंड हो गई है। तो क्या क्या बन गया, देखो x² + 1 बना और x + 1 बना, तो इसके अपॉन में हम वहीं लिख देंगे, देखो ठीक है, इसके अपॉन में क्या लिख देंगे, इसके अपॉन में हमारे इस तरीके से आ जाएगा dy इक्वल टू 2x² + x अपॉन x + 1 को पहले लिख दो, फिर x² + 1 को लिख दो। तो इनके पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से होंगे बताओ, इनको पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, इनको पार्ट में ऐसे डिवाइड करोगे, a के अपॉन में x + 1 आएगा, और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं bx + c अपॉन x² + 1। अब बस सॉल्व कर लो, a और b की और c की वैल्यू निकालो और आंसर आ जाएगा। तो बहुत ईजी है। और उसके बाद हमें x और y की वैल्यू रखनी इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद x और y की वैल्यू रखोगे, c की वैल्यू निकाल के, और फिर इस इक्वेशन में रख दोगे, जो भी आएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी है बहुत। तो जितने क्वेश्चन बन जाते हैं वो कर लेना। इसके बाद हम अगले टाइप को देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।